आपको मैं नया खुलासा बताऊं, अभी पुलिस की भर्ती हुई है 60,000। अगर इसमें आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 19,000 अकेले यादव बिरादरी हुए। क्या बात कर रहे हैं? 19,000 मैं लिख के दे रहा हूं, 19,000 अकेले यादव बिरादरी पुलिस की भर्ती में पारदर्शिता। ये सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर पारदर्शिता, अगर देखेंगे निष्पक्षता, तो 19,000 यादव कैसे हो गए? अरे भैया, इसका मतलब तो 27% आरक्षण, उससे ज्यादा यादव सिलेक्ट हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए, यही तो बात है। इसका मतलब आप बता रहे हैं कि सपा से कोई दुश्मनी नहीं है। कल को अगर अखिलेश नीतियां यादव जी, आपकी और हाँ, उनकी नीतियां मिलेंगी तो आप लोग फिर से एक हो सकते हैं। नहीं अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, अच्छा सोचते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है क्या है? पहला दावेदार अहीर, पहला दावेदार अहीर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अरुण राजभर जी। मैटर लिख के भेज दीजिए, क्या बात। अरुण जी, बनारस बड़ी चर्चा में है। वो विधानसभा जहां से आपके बड़े भाई अरविंद राजभर 2022 में चुनाव हार गए थे। तब आपके विरोधी थी भारतीय जनता पार्टी, अब आप उसी सरकार में आप सहयोगी हैं। चौबेपुर में एक गांव में गाय को लेकर विवाद हो जाता है। संजय सिंह के खेत में गाय रहती है, उसको भगाया जाता है, वो एक राजभर के खेत में आ जाती है। राजभर जी अपने खेत से भगाते हैं तो स्वाभाविक है कि जब गाय जाएगी तो किसी न किसी दूसरे के खेत में जाएगी, अगल बगल का मामला है। अब उसमें इतना विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाती है, दोनों पक्ष के लोगों को चोट लग जाती है, फिर राजनीति होने लगती है। और पहले तो अनिल राजभर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र से विधायक हैं 10 सालों से और मंत्री भी हैं, वो पहुंच जाते हैं अस्पताल में मिलने के लिए। एफआईआर दर्ज होती है। सूचना ये आ रही है कि जिन आलोक सिंह के लोगों के परिवार के लोगों को चोट लगी थी, उन्हीं पे एफआईआर हो गई। फिर बाद में करणी सेना का आगमन हो जाता है। अब करणी सेना धरना प्रदर्शन करती है तो फिर आलोक सिंह के भाई की तहरीर पर राजभर परिवार के लोगों पर एफआईआर हो जाती है। अब ये सब चल रहा है, तमाम बयानबाजी चल रही है कि छतरी का मतलब क्या होता है, राजभर का मतलब क्या होता है। फिर एक खबर आती है परसों की, आपके बड़े भाई और अरविंद राजभर जी डीजीपी साहब से मिलते हैं, बोलते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। हमको लगा मामला शांत हो गया, लेकिन कल शाम से एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें मोटरसाइकिल पे कुछ लोग पीला गमछा पहन के चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो आपकी पार्टी के समर्थक हैं। उसमें तमाम ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिसको कि जो मैं आपकी पार्टी से जिसकी उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपकी पार्टी को बहुत दिनों से जान रहा हूं। इस तरह के अनर्गल नारे मैंने आज तक राजभर पार्टी समाज, मतलब माफ कीजिएगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्थकों के मुंह से नहीं सुने थे। क्या कहना है आपका? देखिए, मसला तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बड़ा निंदनीय है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। और ये घटना दो समाज का नहीं, ये दो परिवारों का घटना है। और ये आपने बहुत सही बड़ी कहा, घटना नहीं बहुत थी सही, बहुत सही, ये, बहुत बड़ी सही कहा आपने। बहुत बड़ी घटना नहीं था ये बहुत छोटी घटना हम्म, थी। इस घटना का जो संज्ञान बाद में लिया गया, अगर वो संज्ञान पहले ले लिया गया होता तो ये घटनाएं आज इतनी बड़ी नहीं होती। और बड़ी करने के पीछे एक साजिश है, और साजिश है कि वर्चस्व की साजिश। हम बड़े तुम बड़े। और उस पीड़ित परिवार में जिस तरीके की घटनाएं चल रही थी, हम लोग हर एक परिस्थितियों को हमेशा से वाच किया है कि किस वजह से हुई। बात एक गाय की नहीं है, बात वहां है कि एक खेत में पेड़ लगे हुए हैं और वो पेड़ का जो डाल है वो दूसरे खेत में आ गया। बस मसला ये। अरे और अरे इसी ये तो, मसले पर, हाँ, बस मसला यही है, यही मसला जो है कुछ लोगों को चुभ गया। और ये चुभन को पूरी तरीके से एजेंडा बना दिया गया। और ये एजेंडा एक दो दिन में नहीं बना, एजेंडा कम से कम 2-3 महीने में बनाया गया। और गांव के लोग, भाई हम कह रहे हैं एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ बोलेगा, लेकिन पूरा गांव अगर एक बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं बात में दम है और बात में सत्यता है। इसलिए उन बातों को गंभीरता से लेने के लिए जब हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश राजभर जी मौके पर गए, और वहां के स्थानीय, देखिए वहां यादव भी समाज के लोग हैं,
वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां राजभर छोटे संख्या में है, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है। तो प्रताड़ित किस बात के लिए किया जा रहा है? हमेशा से जमीन को की विवाद को लेकर के और गांव में छोटी छोटी झगड़ाओं को लेकर के बड़ी झगड़ा बना दिए जाते हैं। और ये मसला अगर स्थानीय प्रशासन को, जब गांव के लोगों ने पत्र दिया, आवेदन दिया कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, इसको आप देख लीजिए, तो प्रशासन अगर उस समय सक्रिय हो गया होता, चौबेपुर थाने का प्रशासन अगर सक्रिय हो गया होता, तो डीजीपी तक बात नहीं जाती, कमिश्नर तक बात नहीं जाती, और वो बात चौकी इंचार्ज तक या स्थानीय स्तर से ही मामला निपट जाता। अब बात रही ये कि दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाए जा रहे हैं कि वो ठाकुर विरोधी हो गए, वो राजभर विरोधी हो गए। कहीं कुछ नहीं है। जब हम लोगों ने सारी परिस्थितियों को वॉच किया, तो डीजीपी साहब को हमने पत्र दिया, तो एक एजेंडा बना के दिया कि इन इन मुद्दों पर जांच हो जाए, और उसी पर एसआईटी गठित हुआ। और एसआईटी गठित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को लगाया गया कि मूल जो समस्या, जिस बात के लिए झगड़ा हुआ था, वह बात कैसे निपटेगा। जब तक वह बात नहीं निपटेगा तब तक विवाद इस तरह से फैलता रहेगा। अब उसमें क्या है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने एजेंडा बना दिया कि हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ। मारा पीटा, घायल किया, एक व्यक्ति अस्पताल में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे पंजीकृत होते हैं। जो प्रथम दृष्टिया में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें गिरफ्तारी का कोई स्थिति नहीं बन रहा था। जब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा लिखा गया, तो उसमें गिरफ्तारी का मामला आ गया। लेकिन दोनों व्यक्ति घायल हैं, ऐसा नहीं कि एक पक्ष घायल है एक पक्ष घायल नहीं। एक पक्ष बुरी तरीके से घायल है और एक पक्ष हल्के फुल्के रूप में घायल है। लेकिन दोनों को स्वस्थ होने के लिए हम कामना करते हैं कि दोनों स्वस्थ हो, और दोनों समुदाय का लड़ाई न करते हुए दोनों परिवार एकजुट होकर के अपनी समस्या के लिए जो एसआईटी गठित है वो उसमें सहयोग करें, तो मुझे लगता है ये समस्या समाधान हो जाएगा। अब अराजक तत्व, जब भी मैं देखता हूं कि किसी भी बड़े आंदोलन में, एक मिनट में रुकूंगा। इसमें नाम आ रहा है कि जो भारतीय आपके सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मंत्री अनिल राजभर, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक तरफा मुकदमा करवा दिया। अच्छा, आपकी बातचीत से भी जो मैंने समझा और जो मैंने स्थानीय स्तर पे भी पता किया, तो ये प्रशासनिक अक्षमता, प्रशासन ने जो वहां से खबरें आ रही थी विवाद को, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की। इस सुलझाने की कोशिश अगर समय पर की गई होती तो शायद इतना बड़ा विवाद ना होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं। अब इसको निपटाने के लिए, इस मामले को हल कराने का, देखिए, एक ही विकल्प है कि जिस विवाद को लोगों ने जन्म दिया उसी विवाद पर कार्रवाई हो जाए, बातें खत्म हो जाएगी। अब यहाँ ये नहीं है कि वहां विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनके दबाव में ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है। जो सही है, जो तार्किक है, तथ्यपरक है, उसी पर कार्रवाई हो रही है। अब दूसरे पक्ष के तरफ से अगर कोई लेकर तीर तलवार पहुंच जाए, कोई भाला गड़ासा लेके पहुंच जाए और गांव में ये दिखाए कि हम जीने नहीं देंगे, तो भाई स्वाभाविक है दूसरे पक्ष के अंदर गुस्सा आएगा। अगर आपके दरवाजे पर लाठी डंडा लेके पहुंच जाए, तो आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। जब आपको क्रोध आएगा तो आप 20 लोगों से कहेंगे कि हाँ भाई देखिए ये आ रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, हमें डरवा रहे हैं। कौन से लोग थे जो धमकी दे रहे थे गांव में जाके? देखिए, कुछ एक जैसे क्या है, सामाजिक संगठन के लोग जो संगठन चलाते हैं, समाज के बीच में जाकर के काम करते हैं। देखिए वो तो उसका कुछ नाम तो होगा ना सामाजिक नहीं, ये संगठन का। करनी सेना वाले हैं, जो करनी सेना कहते हैं। देखिए, करनी सेना का जो मतलब था, जो जिस मकसद से बनाया गया था, समाज के बीच में भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया। समाज के बीच में भेदभाव पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने नहीं बनाया गया। कि आपस में लोगों के यहाँ कहीं अत्याचार हो, कहीं जुल्म हो, तो वो न्याय दिलाने के लिए खड़े। हम कह रहे हैं कि हमारा परिवार अगर दोषी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो दूसरा पक्ष का परिवार है, अगर वो दोषी, तो उसके खिलाफ। इसमें दूसरी बात कहां से आ गई कि नहीं इनके पीछे ये खड़े हैं। भाई स्वाभाविक है, जब अस्मिता पर बात आ जाएगी, जब समाज में आमने सामने ये दिखाया जाएगा कि हम कमजोर नहीं है, हम मजबूत हैं, तो भाई आमने सामने दूसरा विपक्ष कहेगा कि हम तो से कमजोर है का, हम तो से मजबूत है। हम भी नहीं अपनी वो तो ताकत दिखाएंगे कि समाज नहीं कहाँ वो एकजुट तो है। समाज की एकजुटता की बात आई कि जब समाज एकजुट दिखता है कि समाज में न्याय दिलाने की बात, सारे दल के लोग,
सभी दल के लोग। अब बताइए कि वहां समाजवादी पार्टी के सांसद जो वर्तमान में उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो बेचारे क्यों नहीं गए वहां राजभर परिवार के साथ न्याय कराने? क्या वो वोट लिए उनसे? पीडीए का नारा वो देते हैं, और जब पीडीए पर अत्याचार हुआ तो वहां क्यों नहीं जाते? और ये अखिलेश जी को समझना चाहिए कि पीडीए में जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आपको बोलना चाहिए कि दोनों पक्षों के साथ हमारे नेता गए, तो दोनों पक्षों की बात सुने और दोनों पक्षों को न्याय दिलाने की बात की, और दोनों परिवारों के जो लोग अस्पताल में भर्ती उनसे मिले। लेकिन यही है, समाजवादी पार्टी के लोग गए, किससे मिलके आए? ये गए थे खाली फोटो खिंचाने, राजनीति चमकाने। न्याय की बात करने की बात कही गई तो एक प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं डीजीपी के यहाँ गया? वहां कमिश्नर के यहाँ क्यों नहीं गया? वहां जाकर के आप धरना में बैठ करके भाषण गचर गचर बतिया रहे हैं कि हाई कर देंगे, वो कर देंगे। आप जाकर के खाली राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को गाली दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि सत्ता में बैठ करके न्याय नहीं दिला रहे हैं। अगर हम सत्ता में बैठकर न्याय नहीं दिलाते ना, तो कब का कितना मुकदमा लिख दिया गया होता राजभर के ऊपर। तो मसला एक राजभर का नहीं, मसला हजारों राजभरों के अंदर इस बात का गुस्सा था, लाखों राजभर के ऊपर गुस्सा था कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो खड़ा कौन है और न्याय दिलाने के लिए कौन पहल कर रहा है। और भारतीय समाज पार्टी उच्च स्तर से, चाहे वो डीजीपी साहब हो, चाहे मुख्य सचिव प्रमुख हो, चाहे गृह प्रमुख सचिव हो, सभी लोगों के यहाँ स्पष्ट चीजों को अवगत कराया कि यह घटना इस तरह की हुई है, इसकी जांच करा करके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब हम तो सही तथ्य के साथ काम कर रहे हैं, नहीं, आपकी लेकिन कुछ बात लोग तो उसमें बिल्कुल सही। राजनीति, हाँ, कुछ लेकिन लोग जो राजनीति करने पहुंच जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? नहीं, कल जो वीडियो वायरल हुआ, मोटरसाइकिल में जुलूस निकल रहा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं, लोग नारा लगा रहे हैं, और उसके बाद एक संगठन के खिलाफ गालियों का प्रयोग हो रहा है, इसको आप क्या मानेंगे भाई? देखिए, ये कोई भी सामाजिक संगठन को राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी पहुंचते हैं जो उस कार्यक्रम को बदनाम करते हैं, उस संगठन को अपमानित कराने का काम करते हैं। भारतीय समाज पार्टी का 24 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे कि देश के बड़े बड़े नेताओं के जब कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सारे अधिकारियों को लगा करके सुरक्षा कराया जाता है। हम लोगों ने इतने कार्यक्रम किए हैं, 50,000, 1 लाख के कार्यक्रम किए हैं, 1.5 लाख के कार्यक्रम किए हैं, और फोर्स नाम की चीज नहीं होती। हमारे संगठन के लोगों ने सुरक्षा करके कार्यक्रम करा लेते हैं। और ये अराजक तत्व तो पहुंचते कौन है? देखिए, अराजक तत्व तो जिनके दलों में अराजकता बहुत बड़े पैमाने पर होती है, वहीं से निकल करके वो जाते हैं बदनाम करने के लिए। और ये सही है कि अगर उसमें पाया जाएगा तो वो सपा समर्थक पाए जाएंगे, और ये जाकर के ये दिखाना चाहते हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर की सेना है, ये उनके लोग। वीडियो में वीडियो बनाने वाला गाली दे रहा है, अब वीडियो बनाने वाला कोई गमछा नहीं लगाया, इसका भी वीडियो आ गया, उसका भी जगह का पता आ गया, नाम आ गया। आखिर ये समाजवादी से क्यों जुड़े हुए होते हैं? ये वही लोग क्यों पाए जाते हैं? तो एक मिनट, हम तो ये तथ्य हमारे सामने आ गया, इसका आंकड़ा हमारे साथ आ गया, वो कौन लोग थे। तो अरुण जी, इसकी जांच की मांग आप क्यों नहीं, पुलिस ने क्यों नहीं बोल रहे? हमने तो कहा है, हम तो कह ही रहे हैं कि किसी भी संगठन को, अगर कोई समाज का कोई व्यक्ति कार्यक्रमों में अगर किसी को गाली दे रहा है तो ये जांच का विषय है। अगर पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को पकड़ लेती कि तुम ऐसे किए हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कि आप जा रहे हैं न्याय दिलाने, और किसी संगठन, किसी समाज को आप इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग शालीनता से, सभ्य तरीके से वहां गए और लोगों को की बातें सुने, और वहां पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। यही नहीं कि हर एक परिवार को 1-1 लाख का मुआवजा भी हम लोगों ने अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको दिया। 15-15 हजार घायल जो स्वस्थ हो चुके हैं उनको देने का काम किया। तो हम तो वहां न्याय इस तरीके से देने का कि पीड़ित परिवार को लगे कि नहीं, साहस हमारे साथ कोई खड़ा। आपकी पार्टी ने वहां मुआवजा ही बांटा है? हमने उनको मदद किया, उनकी आर्थिक मदद किया। पार्टी की तरफ से जो हमारे पास दम थी, क्षमता था, हमने उनको दिया, और उनको यह हौसला दिया कि ये लड़ाई यहीं तक नहीं है, ये लड़ाई आगे इस तरफ जाएगी जब तक पूरी तरीके से पारदर्शिता से सामने नहीं आ जाए कि वास्तविक घटना किस वजह से हुई थी और कार्रवाई किसकी वजह से इनके ऊपर हो गई थी। जब तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई, देखिए ये जांच बैठी एसआईटी, ये दूध का दूध पानी का पानी एसआईटी कर देगी। और ये मुझे भरोसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा से कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए और सभी नागरिकों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अगर
कोई कानून व्यवस्था में अड़चन डालता है, कोई अराजकता फैलाने का काम करता है, कोई अपने समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, तो उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि ऐसे लोगों का चिन्हांकन करके ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो लगातार पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि ज्यादा देखिए दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो उसमें यादव क्यों संलिप्त हो जा रहे हैं। राजभर प्रजापति पर घटना हो रही तो उसमें यादव राज के साथ क्यों घटना हो रही। बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो यादव प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये प्रताड़ित करके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, और गरीब कमजोर आदमी डर करके अब शरण में चला जा रहा है और उनकी बात सुन ले रहा है कि भैया ठीक है, हम आप जैसे कहेंगे वैसे करें। इसका मतलब कि जो अरे परंपरा पहले से आ रही है उसी को आप करा रहे हैं, धमका डरा करके लोगों को अपना काम करा रहे हैं। तो जो पीड़ित हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको न्याय दिलाने के लिए बोलते हैं ना। अरुण जी, सरकार आपकी है, आप लोग कानून व्यवस्था की आपके बड़े बड़े दावे करते, फिर कैसे यादव जो है प्रताड़ित कर दे रहा है। नहीं, घटनाएं देखिए क्या है कि घर घर में पुलिस नहीं है, और जब घटनाएं किसी इलाके से सामने आती है तो वो संज्ञान में जब सरकार पे आती है तो उसी तरीके से कार्रवाई होती है। और घटनाएं करने वाले लोग जहां जहां भी हैं, कि प्रदेश के किसी कोने में हो, जब उनकी शिकायतें हमारे तक आ रही है तो हम उस पर गंभीरता से कार्रवाई करा रहे हैं। आप देवरिया की घटना उठा के देखिए, अभी जौनपुर में घटना घट गई है, यादव ने मार दिया है प्रजापति को। अब वहां अखिलेश जी नहीं बोल पा रहे हैं। अभी इटावा में देख लीजिए, एक दलित को यादव ने मार दिया है, बलात्कार करके मार के मुआ दिया है, नहीं बोल पा रहे हैं। अभी एटा में बंजारा समाज के बेटी को मार दिया गया है बलात्कार करके, कोई नहीं बोल पा रहा। हम तो हर एक विषय पर गंभीरता से अध्ययन करके सूचनाएं प्राप्त करके हम उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। तो आखिर यह बात तो अखिलेश जी को, अभी आप ट्विटर पर, अभी आपका ये जो चल रहा है पॉडकास्ट कार्यक्रम, आप इस पे अपने चैनल पर डालिए, सबसे ज्यादा गाली देने वाला काम कोई करेगा तो अखिलेश जी के समर्थक करेंगे। आखिर उनको तकलीफ इस बात की क्यों है कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम समाज में नफरत नहीं फैलाना चाह रहे हैं, हम लोगों को भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। यही उनको पीड़ा है। अगर उनको नहीं इस नहीं बात की पीड़ा है तो वो पीड़ा अरुण तो जी, आपके चैनल पर भी दिखाई देगा। अरुण जी, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि 2022 में आपके और समाजवादी पार्टी ऐसे लड़ रहा था जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह आप लोग चुनाव प्रचार किए, सफलता भी पाए, और अचानक क्या हो गया कि राम और लक्ष्मण अलग अलग हो गए। देखिए, राजनीति में क्या होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजाई जाती है। और आप अपने एजेंडे पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और हम जिस एजेंडे पर कार्रवाई कराने की बात कर रहे हैं आप उस पर खामोश हो जा रहे हैं। हमारे लिए तो सामाजिक न्याय का मुद्दा तो प्राथमिकता है। हम नहीं नहीं, सामाजिक सवाल ये न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मसला आप भी यही मान था कि जब सवाल ये कि नहीं, जब आप मसला भी ये था, ये मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं, आप भी वहां इस मान रहे हैं बात कि से हुआ, हाँ, कि दलित और पिछड़ों पे वहां इस अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं दलित नहीं, और पिछड़ों पे मसला अत्याचार ये हो था रहा है कि नहीं हो वहां। रहा है, पहले बता दीजिए देखिए, आपकी नजर से। 2022 का मसला ये था, 2022 का हाँ, मसला इसी बात का था कि भाई हम मिल करके काम करेंगे। तो हम अकेले नहीं थे ना, हमारे साथ चौहान थे, हमारे साथ पटेल थे, हमारे साथ निषाद थे, हमारे साथ प्रजापति थे, ये सारे गठबंधन के साथी थे ना। सभी लोगों ने मिलकर के 32% वोट हासिल किया था, माहौल बनाया था। और हम लोगों ने माहौल इसलिए बनाया था कि हम सरकार बनाएंगे। और सरकार कौन बना रहा है कि जिन वंचित वर्गों को दूसरे दल के लोगों ने साथ छोड़ दिया है, उन्हीं वंचित वर्गों को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये सब फालतू लोग हैं, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना है, ये वोट आप चैनल में वरिष्ठ कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, पत्रकार हैं आलोक पाठक जी। आप बताइए कि 12 बिरादरी उत्तर प्रदेश में रहती है कि नहीं रहती। नाम सुना है आपने, कहीं सुना है कहीं आपने मेरा नाम? नहीं नहीं, बिल्कुल सुना है भाई। नहीं। तो अगर नहीं, सुना है तो क्या राजनीति में उनका वजूद नहीं होना चाहिए? मेरे आप वजूद तो बंजारा सबका का वजूद नहीं चाहते हैं, आप ये क्यों नहीं बरकौंसी का चाहता। वजूद नहीं चाहते हैं, आप नाई का वजूद नहीं चाहते हैं, चौरसिया का वजूद नहीं चाहते हैं, राजभर का वजूद नहीं चाहते हैं। ये सारे लोगों की जब वजूद की बात हम करने लगे, इनको वास्तविक न्याय दिलाने की बात करने लगे, तो उनको ये हुआ कि ये इनको राजनीति में क्यों खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करके ये दूसरे लोगों का हक क्यों मारना चाहते हैं। आप बताइए कि जो पहले से स्थापित है, जो ताकतवर है, बाबा साहब ने संविधान में ताकतवर को ही ताकतवर बनाने की बात किया था।
नहीं लोहिया जी ने ताकतवर को ही ताकतवर बनाने की बात किया था। नहीं, वो तो अगर सबको जब ताकतवर, वास्तविक, जब सबको न्याय दिलाने की बात किया था, बराबरी का हक देने की बात किया, तो जो छूटे हुए वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको आप बराबर में क्यों नहीं खड़ा करने की बात? हम जब बड़ा उन्हीं को करने की बात की है, तो इन्होंने कहा कि ये अब उनको बड़ा करके अपनी राजनीति मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए उनको लगा कि नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते हैं। तो आप उनको भागीदारी क्या है? एमएलसी बनाए गए, जब उस समय एमएलसी बनाए जा रहे थे, हमने कहा एक सीट हमको दे दीजिए हमारी पार्टी को, तो कह रहे हैं आपको नहीं मिलेगा। वही काम तो बीजेपी करती है, जो काम अखिलेश जी को करना चाहिए कि राज्यसभा में अगर 2 सीटें हैं तो एक सहयोगी दल को दीजिए, एक अपने पास रखिए। अगर एमएलसी की 2 सीटें हैं तो एक सहयोगी दल दीजिए, एक अपने पास रखिए। ये काम भाजपा ने किया कि नहीं किया? नहीं तो सामाजिक न्याय भाजपा दिया कि नहीं दिया? नहीं, एक और मिनट यह सुनिए, काम लेकिन अगर इसके, वो किए होते तो ये स्थिति पैदा नहीं ना होती। ये तो स्थिति एक पैदा विधान, करने वाले वो है, इसके जिम्मेदार वो खुद है। एक नहीं अरुण विधानसभा जी, का मामला नहीं, एक समाज का मसला है, लेकिन एक फिर समाज आप का, लोग, एक प्रतिनिधित्व करने वाले की मसला है। तो फिर आप लोग लोकसभा चुनाव में हार कैसे गया, एनडीए हार कैसे गया? देखिए, वहां एनडीए, झूठ बोला गया था, वहां एनडीए अच्छा, इसलिए हार गया था, वास्तविक सच्चाई आप जान जाइए। अयोध्या के एक सांसद हैं लल्लू प्रसाद जी, हम्म लल्लू सिंह नाम सुने हम्म होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 400 पार का नारा इसीलिए लगाया है कि हमको आरक्षण खत्म करना। ये वीडियो वायरल हो गया। मथुरा के एक सांसद थे अरुण गोविल थे, उन्होंने मेरठ, बयान दिया कि हम मेरठ, हाँ मेरठ के, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार की नारा इसलिए दे रहे हैं कि हमें संविधान बदलना। अब आप सोचिए कि एक बहुसंख्यक आबादी पिछड़े और दलित वंचित की है, आप इनके बीच में अगर ये मैसेज देंगे कि हम 400 पार इसलिए लाना चाह रहे हैं कि हमें आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है, तो यही बात तो विपक्ष ने कह दिया जनता में कि भैया देखो, उनको जितवा दोगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वोट लेने का अधिकार खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब ये जनता के बीच में गलतफहमी भर गई, और लोगों ने वही चीज से लोगों ने वोट डाइवर्ट कर दिया कांग्रेस की तरफ और समाजवादी की तरफ। नहीं तो इतनी दुर्गति ये स्थिति नहीं थी, जो स्थिति इनके बयानों ने कर दिया, और इसको बड़े नेताओं ने संज्ञान में लिया, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया। और वर्तमान की राजनीति ये है कि दलित पिछड़ों के हक हिस्से पर कहीं भी कोई सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो वो समाज एकजुट होकर के रास्ता दूसरा बदल लेता है, और नहीं यही तो रास्ता अभी आप, बदलने का परिणाम था। नहीं नहीं नहीं, अभी आज की डेट में क्या दलित पिछड़ों का भरोसा है एनडीए पे है कि नहीं है? मान लीजिए लोकसभा चुनाव नहीं के दौरान तो नहीं, हट गया ये था। तो तय हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन कई हुए हैं, फिर लोकसभा, आगे कई चुनाव जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उसमें भरोसा हुआ है। देखिए, वो जब संविधान नहीं खत्म हुआ, आरक्षण नहीं खत्म हुआ, लोकतंत्र नहीं खत्म हुआ, तो ये लोगों को दिखा ना कि अरे भैया, वो तो झूठ बोल करके वोट ले लिए। आरक्षण खत्म करने की बात किए थे, ये खुद आरक्षण अकेले ले रहे हैं। आपको मैं नया खुलासा बताऊं, अभी पुलिस की भर्ती हुई है 60,000, हम्म, अगर इसमें आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 19,000 अकेले यादव बिरादरी हुए। क्या बात कर रहे हैं? 19,000 मैं लिख के दे रहा हूं, 19,000 अकेले यादव बिरादरी पुलिस की भर्ती में पारदर्शिता। ये सोचिए कि योगी नहीं नहीं, एक, आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर पारदर्शिता, अगर देखेंगे निष्पक्षता, तो 19,000 यादव कैसे हो गए? अरे और भैया, ये इसका मतलब तो 27% आरक्षण, उससे ज्यादा यादव सिलेक्ट हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए, यही तो बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए जब हमने अभी मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से, हमने कहा कि 19,000 अगर अकेले यादव पुलिस की भर्ती में आपके पारदर्शिता योजना से अगर हो गया, तो फिर जो अति पिछड़े हैं वो कहाँ चले गए? जो दलित में अति दलित लोग हैं वो कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको कोटे में कोटा की लड़ाई मजबूत करनी होगी। जब तक 7% पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा, 9% अति पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा, 11% सर्वाधिक पिछड़े को नहीं मिलेगा, तब तक उनकी भर्तियों में इसी तरह का लूट होती रहेगी। और वो कोई वो संवैधानिक चीजें हैं, जो 27% है उसमें जो मजबूत है, जो जागरूक है, वो उसको ले रहा है। जो जागरूक नहीं है, जो कमजोर है, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उस मेरिट से वो बाहर हो जा रहा है। और मेरिट बनाने के लिए जब कोटे में कोटा हो जाएगा, तो अपने आप मेरिट बन जाएगा, और मेरिट उनका अलग बनेगा, तो वो भी उसमें क्वालिफाई हो नहीं जाएंगे। नहीं ये अरुण बात राजभर जी, प्रधानमंत्री तक आज हम तो, कहने जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपने तो बड़ा खुलासा कर दिया। यादव तो कह रहा है कि हमारी तो सुनी ही नहीं जा रही है, और आप कह रहे हैं 60,000 में 19,000 सिपाही सिर्फ यादव है। अरे वहां तो छोड़िए, अभी हमारे जिला पंचायत, हमारे पंचायती राज विभाग में, मैं आज की एक आंकड़ा बता रहा हूं कि 50 हमारे डाटा ऑपरेटर की भर्ती हुई। 50 डाटा ऑपरेटर में 21 यादव हुए हैं निष्पक्षता में।
पारदर्शिता में 21 कैसे हो गए? ये काम पहले अखिलेश जी की सरकार में और बीएसपी और कांग्रेस की सरकार में इस तरह नहीं होता था। वहां सूची बनती थी कि इतने समाज हमारे समाज के रहेंगे, बाकी इतने दूसरे समाज के रहेंगे, और इस सरकार में यही नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो अभी भी वहां हावी हो रहा है। और ये बात वहां हावी हो ये हावी वहां से उनको छुटकारा दिलाने के लिए जो 27% आरक्षण ओबीसी का है, जो 22.5% दलित का है, जब तक कोटे में कोटा निर्धारित नहीं होगा तब तक इन वर्गों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और ये इसका पत्राचार हम करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से हम लोग इसमें ज्ञापन दिलवाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक हम लोग ज्ञापन दिलवाने जा रहे हैं और यह मांग करने जा रहे हैं कि जब देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है तो फिर उत्तर प्रदेश में इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा, और इसकी डिमांड अखिलेश जी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कभी पूछिए अखिलेश जी के आदमी जो आए आपके चैनल पर बैठे हैं, तो उनसे पूछिए कि आप कोटे में कोटा का बात क्यों नहीं करते हो। आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो देश में संसद से वहां राष्ट्रपति के यहाँ पहुंची हुई है, उसको लागू कराने की बात क्यों नहीं करते। जानते हैं रोहिणी आयोग क्या है? वही रोहिणी आयोग है कि जो अकेले समाज का न्याय ले रहा है, हक ले रहा है, उसमें सभी समाज में बढ़ जाए, और जब सभी समाज में बढ़ जाएगा तो सभी समाज आगे बढ़ने लगेगा। और यही मांग अकेले कोई कर रहा है तो भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, और आपको जल्द ही यह दिखाई देगा। हमारे ही संघर्षों के दम पर, हमारे ही लड़ाई के दम पर देश में प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना करवाया। हमारे ही संघर्ष के दम पर रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आने वाले समय में लागू होगा और पूरे देश में कोटा बढ़ाया जाएगा 27% का, और बढ़ा करके कोटे में कोटा करके पिछड़े और दलित को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिया जाएगा। और यह लड़ाई ना अखिलेश बोलेंगे, ना राहुल गांधी बोलेंगे, ना मायावती जी बोलेंगी। यह लड़ाई अगर कोई बोलेगा तो भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ता के अलावा कोई नहीं बोलेगा। ये तो विरोध कर रहा है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं ना कि अगर ये हो जाएगा तो फिर 19,000 पुलिस ये कैसे बन पाएंगे, फिर तो ये 7,000 बनेंगे, फिर वो जो है बाकी लोग बनने लगेंगे। तो इसीलिए जो है उनकी संख्या कम न हो, वो अपने हक को लूटते रहे, बाकी लोग छूट जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्जी पीडीए का नाम देते हैं, कहाँ पीडीए है बताइए। आप प्रजापति के यहाँ कहीं अन्याय होगा तो वहां पीडीए नहीं होता है। अभी राजभर क्या हुआ है, बताइए। अखिलेश जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वहां? अगर अखिलेश जी जाते वहां तो क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलता? वो इटावा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो दलित के साथ अत्याचार हुआ? आपको खबर मिली होगी, दलित के साथ अन्याय हो गया है, एटा में अन्याय हुआ है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये किसको भेजते हैं? ये झेंगुर लोगों को भेजते हैं। अपने दल में कुछ झेंगुर पाल लिए और ये झेंगुर लोगों का सूची बनाते हैं और इनसे कहते हैं जाओ वहां हाजिरी लगाकर चले आओ। ये जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वहां हाजिरी लगाकर चले आते हैं। तो स्थिति क्या है कि जब आप नेतृत्व करता है तो नेतृत्वकर्ता को न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। विपक्ष में आप वहां खड़े होते कि वहां जाके कहते हैं कि हमारे समाज की पीडीए के समाज के साथ अन्याय हुआ है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब झेंगुर लोगों को भेज कर कहते हैं कि हाँ भैया ये लोग हाजिरी लगा के चले आओ। नहीं, एक मिनट। मैं इस भाई कौशाम्बी में पाल समाज का मामला था, अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, वहां मदद पहुंचाई। हर जगह तो जा रहे हैं, दलितों को भी मदद पहुंचा रहे हैं। नहीं, पूरे कई जगह पे। कहाँ गए? अच्छा बताइए, एक जगह बताइए जहां जाते हो। अभी वही कौशाम्बी में, मैं आपको बता दूं पाठक जी, अगर उसी कौशाम्बी में यादव प्रजाति के साथ अन्याय हुआ होता ना तो ये भागे भागे जाते, भागे भागे वहां जाते, 1 मिनट भी लेट नहीं करते, वहां भागे भागे जाते। और ये कहां जाते हैं आप इनका पूरा आंकड़ा उठा के देखिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आजम खां खुद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा हो सका वो दूसरे समाज पर कहां खड़ा हो सकता है। ये तो बयान का आजम खान का बयान आपको पता ही नहीं? अरे आपको पता ही नहीं चला? उनकी मैडम ने बोल दिया, उनकी पत्नी ने बयान दिया कि जो व्यक्ति, जो पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ा हो सका वो दूसरे समाज के साथ न्याय कैसे दिला पाएगा। ये हम थोड़ी बोले हैं, वो उनके लोगों ने बोला है और ये खुलकर बोल रहे हैं। अभी घोसी की देखिए, एक सांसद जी के, हमारे जो वर्तमान में सांसद जीत के आए हैं, भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा है उनका। जमीन लूट रहे हैं अपने ही यादव लोगों का, जबरी कब्जा करा रहे हैं अपने पीआरओ से, और कब्जा करके उसको धमका रहे हैं कि तुम वहां से हट जाओ, तुम कमजोर आदमी हो, तुम्हारे साथ टिक नहीं सकते हो। अब वो बेचारा डरा सा हमारा आदमी हमारे यहाँ आ रहा है कि भैया हमको न्याय दिलाइए। अब वो कह रहा है हमने गलत आदमी को सांसद बना दिया। तो जिसका जो व्यवहार पहले रहता है चुनाव से पहले, वो
दूसरी साजिश रचता है, चुनाव के बाद वो अपने उसी पैटर्न पर आ जाता है कि हमें लूटना है, कब्जा करना है, लोगों को धमकाना है, डराना है, सताना है। अब वही प्रक्रिया चालू हो गई है। तो उस नहीं बताइए प्रक्रिया अभी से वो एक मिनट अरुण जी, अभी ये बात आप कर रहे हैं, कल को आप लोग फिर गठबंधन कर ले तो? ये तो आप आज आप देखिए राजनीतिक विरोधी इसलिए आलोचना कर गठबंधन, रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है राजनीति में ना, हाँ। नीतियों का विरोध होता है, व्यवस्थाओं का विरोध होता है, दलों का विरोध नहीं होता है। आपकी नीति क्या है? आपकी नीति गलत है, आप उस नीति को सुधार करिए। अगर आप हमें सुझाव देंगे कि आप अपने दल में ये चीज अपना लीजिए, तो हम क्या उस पर अमल नहीं करेंगे? तो हम अमल मतलब कल को करेंगे। तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि सपा से कोई दुश्मनी नहीं है। कल को अगर अखिलेश नीतियां यादव जी, आपकी और हाँ, उनकी नीतियां मिलेंगी तो आप लोग फिर से एक हो सकते हैं। नहीं अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, अच्छा अब सोचते हैं, लेकिन उनके घुमा रहे साथ रहने वाले लोग उनको गलत कर लेते हैं, उनको बहका हैं। देते हैं, बेचारे भाग जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अगर वो सच्चाई को, मैं बताया ना कि अगर वो सच्चाई को वास्तविक जानना चाहते हैं किसी चीज का, किसी घटना में, उस परिवार के साथ चले जाएं। वास्तविकता मैं बता रहा हूं, उस समाज के लोग मान जाएं कि वास्तविक पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पीडीए थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है क्या है? पहला दावेदार अहीर, पहला दावेदार अहीर, उसके बाद किसी का नंबर नहीं है। पहले वो दावेदारी में आ जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर जब बच्चा रहेगा तो यम में लेके जाएंगे, मुसलमान के यहाँ लेके जाएंगे। ये पीडीए का फुल फॉर्म कभी सही से बताए? कभी नहीं नहीं पीडीए का मतलब होता ये है, तो ये अरुण जी कभी क्या कहते हैं? ये हाँ? ये तो आप भाजपा वाली भाषा बोल रहे हैं, ये तो भाजपा के नेता बोलते हैं। नहीं नहीं, भाजपा की भाषा नहीं, हम कह रहे हैं कि अभी हाँ। पूरे, अभी चुनाव हुए हैं, जितने चुनाव हुए, हम्म। अब उन चुनावों की अगर समीक्षा किया जाए तो इसमें पीडीए कितने हिस्सेदार हैं? या अभी संगठन बनाए हैं, जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है, बता दीजिए पीडीए कितने हिस्सेदार हैं वहां? अभी हमारे तो यहाँ जिला ये अध्यक्ष देखिए पीडीए कितने हिस्सेदार हैं, हमारे नहीं यहाँ नहीं ये अभी दिखाते हैं पीडीए कितने हिस्सेदार है। चलिए फिर किस दिन बैठ के चाय पीते हैं। हमारे आपने यहाँ जो असली पीडीए है, हमारे यहाँ असली पीडीए है। देखिए हमारे यहाँ चौहान भी हमारे साथ है, निषाद भी हमारे साथ है, पटेल भी हमारे साथ है, बंजारा भी है, अरकुवंशी है, पाल है, नाई है, गोंड है, लोहार है, विश्वकर्मा है, तमाम जो समाज के लोग हैं वो हमारे साथ। तो आप सोचिए असली जहां हमारे साथ हैं तो हमारी ताकत है ना। आने वाले समय आप देखिएगा, किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। 2027 का परिणाम 2017 के परिणाम से ज्यादा बेहतर होगा। और जनता के बीच में हम थोड़ी ना कहते हैं, जनता कह रही है कि जो कानून, जो जिस तरीके से योजनाओं का पारदर्शिता से गांव तक पहुंचाई जा रही है। आपको याद होगा कि 2012 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो गोदामों में अनाज सड़ते थे और वीडियो वायरल होते थे कि इतने क्विंटल, इतने टन जो है अनाज सड़ गए। आज एक खबर बताइए कि जो अनाज सड़ते हुए किसी गोदाम से निकल रही हो। पहले ये खबर आती थी कि आपको यूरिया और डाई पोटास लेने के लिए कॉपरेटिव पर लाइन लगाकर लाठियां चलाई जा रही थी, और आज कॉपरेटिव पर किसान को आसानी से खाद, बीज, कीटनाशक दवा मिल रही। तो ये किसान को नहीं समझ में आ रहा है, यह व्यापारी को नहीं समझ में आ रहा है कि आज व्यापारी की लूट नहीं हो पा रही, सुरक्षित हो गया है वो। नहीं आप तमाम सही कह चीजें रहे हैं। हैं जो पहले जो थी अब में बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ, विरोधियों का काम है, देखिए विपक्ष का काम है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप उसको मुखरता से बोलिए। हम अगर गलत कर रहे हैं तो आप बोलिए, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि बर्धवो गाभिन तो भैंसियों गाभिन तो पड़गुओ गाभिन, तो सबको अगर गाभिन बना देंगे तो कोई गाभिन नहीं रहेगा, सब हवा फायरिंग हो जाए, हवाई बातें हो जाएंगे। तो इसलिए है कि सामाजिक न्याय लोहिया जी का जो संदेश है, डॉक्टर अंबेडकर जी का संदेश है, महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज चौहान का है, छत्रपति साहू जी का है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का, इनके आदर्शों पर चलने का काम करें तो समाज में तरक्की भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और न्याय भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े आयोजन हुए बहराइच में, क्या कभी कल्पना किए थे कि भव्य मूर्ति 40 फीट की महाराजा सुहेलदेव राजभर की लग जाएगी? अखिलेश जी से कभी आप मिलिएगा, पूछ लीजिएगा कि अपने बैनर पर सुहेलदेव की फोटो क्यों नहीं लगाते, अपने कार्यालय में सुहेलदेव की जयंती क्यों नहीं मनाते, अपने कार्यक्रम में, अपने कार्यालय में ये प्रजापति समाज के महापुरुष है उनकी क्यों नहीं करते हैं, संतराम बीए की क्यों नहीं आप जयंती मनाए?
आप असली पीडीए के हकदार तब होंगे जब सभी महापुरुषों का, सभी समाज के लोगों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तभी आप पीडीए का हकदार कहलाएंगे। नहीं तो पहले दावेदार ही कहलाएंगे। यही वास्तविकता रह जाएगी। चलिए यही तो बात है। अरुण जी, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक।